Hello and welcome back once again in another session of microeconomics। देखिए हम थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर कवर कर रहे हैं और मैंने अभी तक आपको छोटा सा मीनिंग सप्लाई का क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो पूर्ति को यानी कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये मैं एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम थ्योरी ऑफ सप्लाई में ही फर्दर लॉ ऑफ सप्लाई को कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, और बिल्कुल इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और नेक्स्ट जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई में, जिस तरह से हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में किया था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड का क्या कंसेप्ट था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने अब ये चेंजेस सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटी सप्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके लिए भी मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड की प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ सप्लाई को ही डिफ्रेंशिएट कर देख सको, क्रॉस चेक कर देख सको कि किस तरह से थ्योरी ऑफ डिमांड बिल्कुल ही थ्योरी ऑफ सप्लाई से अलग है, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है। जो हम अब पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई वो कितना अलग है थ्योरी ऑफ डिमांड से। तो अगर हम अब लॉ ऑफ सप्लाई स्टडी करें तो देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट other things being equal, the higher the price, the greater the quantity supplied, और the lower the price, the smaller the quantity supplied। देखो बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी गई है, other things being equal, मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट हैं, बाकी सब चीजें इक्वल हैं। अब बाकी और कौन सी चीजें हैं, देखो हमने लास्ट वीडियो जो स्टडी की है, लास्ट सेशन जो था उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स स्टडी किए थे और हमने क्या बोला था कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ, फिर उसके बाद आपको एक इक्वेशन बताई गई थी ना, इक्वेशन का हर एक पॉइंट बताया गया था आपको लास्ट सेशन में। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ जो हमने फर्स्ट पढ़ा था px, सिर्फ एक ये इफेक्ट कर रहा है, अगर ये बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, अगर ये देखो हायर, अगर ये बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ग्रेटर होती है, अगर ये लोअर होता है यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर लोअर होता है, कम होता है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो इसका मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड में भी तो हमने ऐसा ही पढ़ा था कि जब ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का असर हो, बाकी चीजें कांस्टेंट मान ली जाएं, तो उसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड कहते थे। लेकिन उसमें इफेक्ट क्या होता था, उसमें उल्टा इफेक्ट होता था कि अगर प्राइस हायर होता था तो डिमांड लोअर जाती थी। यहाँ पर सीधा पॉजिटिव रिलेशन हमें बताया गया है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसे हमने सप्लाई स्केड्यूल की फॉर्म में भी स्टडी किया है अर्लियर पार्ट्स में, तो यहाँ पर आपको वो एक छोटा सा स्केड्यूल प्रोवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन यही है कि आप जब भी इकोनॉमिक्स में अपने क्वेश्चंस को डिफाइन करो, आंसर्स अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि मैक्सिमम आप टेबल और डायग्राम के जरिए अपने आंसर को प्रेजेंट कर सको। जितना अच्छा आप अपने आंसर्स को इस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे उतने ही मैक्सिमम मार्क्स गेन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर हम अब इस स्केड्यूल को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यानी कि सप्लाई कर्व या सप्लाई डायग्रामेटिक मैनर में अगर शो करना चाहें तो देखो किस तरह से शो होगा। हमने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड को शो किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को शो किया है। तो अब देखो जो यहाँ मैंने डेटा लिखा था मैंने उसे ही यहाँ पर प्लॉट कर दिया कि जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 थी, जब ये 5 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 12 हो गई, जब ये 6 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 14 हो गई। तो यहाँ इन पॉइंट्स को कंबाइन कर जो एक मेरा ये कर्व बना वो ये पॉजिटिव स्लोप वाला कर्व हमारा सप्लाई कर्व कहलाया जाएगा, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें स्टेट करता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड
इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ सप्लाई यहां तक का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी लॉ अधूरा है अगर हम उसकी एजम्पशंस नहीं बताते। कोई भी लॉ इनकम्प्लीट है। तो एजम्पशंस क्या हैं? तो देखो, मैंने आपको जब थ्योरी ऑफ डिमांड समझाया था तब भी मैंने आपको एक ही बात कही थी कि आप ये कंसेप्ट याद रख लीजिए। इसमें भी मैं फिर से यही कहूंगी कि आप एक ये 4 वर्ड्स याद रख लीजिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या बीइंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स में है क्या? देखो, यहां पर मैंने आपको इक्वेशन का एक जिक्र किया था। इस इक्वेशन में मैंने आपको कहा था कि प्राइस इफेक्ट कर रहा है अकेला। अब प्राइस के अलावा बाकी जितनी भी थी, देखो मैंने वो यहाँ पर लिखी हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अब आपको ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट सेशन में जो लास्ट वीडियो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रोवाइड की थी उसमें मैं ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये प्राइस ऑफ अदर गुड क्या है, प्राइस ऑफ दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, गोल ऑफ द फर्म क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, ये ऑल दैट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर यही इस लॉ की एजम्पशन है कि दूसरी कमोडिटीज की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फर्म गोल्स में कोई बदलाव नहीं कर रही, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, नंबर ऑफ फर्म्स भी वही है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। ऑल्दो हम परफेक्ट कंपटीशन, फिर से मैं रिपीट करूंगी, हम परफेक्ट कंपटीशन के अंडर पढ़ रहे हैं ये थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो इसमें तो फ्रीडम होती है ना एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म की, लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स में कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई वेज रेट चेंज नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा। एक और कहूंगी मैं तो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कोई चेंज नहीं हो रही है। तो ये सब एजम्पशंस ऑफ दिस लॉ बन जाते हैं। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, फिर से जैसे मैंने आपको कहा था कि एजम्पशंस बहुत जरूरी हैं लॉ की, बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक्सेप्शंस भी पता होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी, जैसे वो वेबलन गुड्स की थी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने मेन एक्सेप्शंस यहाँ पर लिए हैं जो मोस्टली ज्यादातर अप्लाई हो सकती हैं इस केस में, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर भी। तो ये 3 एक्सेप्शंस मैंने लिए हैं, जिसमें से देखो सबसे पहली जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कि जहां पर ये लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होगा। देखो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा है? हमने ये पॉजिटिव स्लोप पढ़ा है, लेकिन ये एक्सेप्शंस जो हैं वो ये कहती हैं कि देयर इज अ नेगेटिव स्लोप, कि इस तरह का केस भी मतलब होता है कि प्राइस अगर राइज हो भी रहा हो तो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, सप्लाई जो है वो कम हो रही है। या इस तरह का कंसेप्ट होता है कि चाहे हमारे पास प्राइस रिड्यूस हो रहा हो लेकिन हम सप्लाई को कम नहीं कर सकते, हमें उतना सप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है जो कि एक्सेप्शंस को दर्शाता है, सिंपल सी बात, जिसमें ये नेगेटिव स्लोप बनता है। पहला, दिस लॉ मे नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हुआ है। देखो जो भी हमारी फसल बनकर तैयार होती है वो नेचुरल फैक्टर्स पर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ना। तो मान लो कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मान लो वीट ही है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। अगर सरकार वीट का प्राइस जो है वो रेज कर देती है, राइज कर देती है, या यूं कह दो सिंपल सी बात, मार्केट में वीट का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो क्या किसान जितनी उसकी फसल तैयार हुई है उससे और ज्यादा उसे इंक्रीज कर सकता है? सप्लाई तो वो लिमिटेड ही है ना। चाहे प्राइस राइज हो गया तो सप्लाई को तो नहीं इंक्रीज किया जा सकता ना। हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि जो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई को भी और इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जो एक बार प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया उसका तो वो लिमिटेड स्टॉक है, स्टॉक से ज्यादा सप्लाई को कर सकते हैं इंक्रीज? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई इस तरह की, ये नेचुरली जो प्रोडक्ट्स बनकर तैयार होते हैं जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उन पर अप्लाई नहीं होता 100%।
रिमेंबर 100% तरीके से पूर्ण रूप से इस तरह के प्रोडक्ट्स में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है देखो हमारे पास पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? देखो पेरिशेबल गुड्स होती है नाशवान वस्तुएं जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगी। जैसे मैं सबसे अच्छी एग्जांपल लूंगी टोमेटोज का। अब टोमेटोज हैं वो मौसम के साथ या जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता चला जाएगा तो वो सब्जी वगैरह जो है वो खराब होती चली जाएगी ना। मान लो एक सब्जी बेचने वाला पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहा है, जो वो सब्जी बेचता है आगे सेल करता है, तो अगर दिन ढल रहा है या 2-4 दिन हो गए सब्जी को लिए हुए वो नहीं बिक पा रही है तो वो उसे रिड्यूस प्राइस पर भी बेचना चाहेगा ना। ये तो नहीं ना कि वो वेट करेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं तब सेल करूंगा। अगर वो वेट करता रहेगा तो उसके पेरिशेबल गुड्स तो खराब हो जाएंगी, पड़ी टाइम अगर बढ़ता चला जाएगा तो वो खराब हो जाएंगी। तो इसलिए कई बार लॉ ऑफ सप्लाई पेरिशेबल गुड्स के केस में भी लागू नहीं होता, क्योंकि उस केस में इवन इफ प्राइस अगर रिड्यूस भी हो जाता है तब भी ज्यादा सेल की जाती है ताकि वो हमारे स्टॉक में से निकल जाए, जल्दी से सप्लाई हो जाए, जल्दी से सेल हो जाए। क्योंकि अगर हमारे पास रही तो हमें उसका नुकसान सहना पड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए एक और हमारे पास एक्सेप्शन है। देखो ये होती हैं आर्टिस्टिक वस्तुएं। होता है ना कि आर्ट कला सबके बस की बात नहीं है, तो आर्टिस्टिक गुड्स होती हैं कुछ, कोई बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, कोई आर्ट पीस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो ऑक्शन, नीलामी होती है ना। अब नीलामी अगर हो रही है, नीलामी में क्या होता है? नीलामी में हम कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसे वो गुड्स सेल कर दी जाएंगी। अब उसमें ये तो नहीं होता कि जितनी ज्यादा ऊंची बोली लगाते जाएंगे गुड्स और ज्यादा आती जाएंगी। नीलामी तो जिस चीज की हो रही है वो तो फिक्स्ड है ना। जैसे अगर किसी का घर नीलाम हो रहा है तो वो घर तो एक ही रहेगा ना। ये तो नहीं कि प्राइस अगर बढ़ गया तो घर 1 से 2 हो गए। तो ऑक्शन गुड्स या आर्टिस्टिक गुड्स की सप्लाई तो लिमिटेड ही रही ना, इवन इफ या लेस, इवन व्हेन दे आर कोटेड ऑन हायर प्राइसेस। तो इसलिए इस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता, जिसमें हमने पढ़ा था कि हायर दी प्राइसेस हायर दी सप्लाई या ग्रेटर दी सप्लाई। नहीं, इसमें चाहे प्राइसेस हाई हो रहे हैं लेकिन सप्लाई फिर भी लिमिटेड ही है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो ये सेशन हमारा आज के एक फर्स्ट टॉपिक रहा जो था लॉ ऑफ सप्लाई, ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि आज के इस सेशन में वो सेकंड टॉपिक क्या है जिसे मैंने कवर किया है। वैसे मैं हिंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। देखो हमने इस तरह का कंसेप्ट थ्योरी ऑफ डिमांड में भी स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैंने आज के इस सेशन में ही इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है, क्योंकि जिसने वो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा हुआ है उसे बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट्स क्या हैं। तो क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करने वाली यानी कि सप्लाई की जाने वाली मात्रा, यानी कि पूर्ति की मात्रा। तो ये तो बन गया पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और ये बन गया सिर्फ अकेला पूर्ति में परिवर्तन। देखो मैंने ना इसे एक टी शेप में कवर किया है सारा का सारा ये टॉपिक, ताकि आपको डिफरेंस भी बनाने आ जाए, और अगर आपसे अकेला क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में पूछ लिया जाए तो आप अकेला क्वांटिटी सप्लाइड वाले पोर्शन को कवर कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम समझेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन जो है वो क्या होता है। देखो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व। देखो एक सप्लाई कर्व होता है ना, जैसे हमने अभी अभी सीखा है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता था कि इस तरह से हमारा ये रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो इस तरह से एक सप्लाई कर्व उभर कर आता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड में क्या बोला जा रहा है कि एक ही सप्लाई कर्व पर जब मूवमेंट हो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है। मतलब पूर्ति वक्र पर मूवमेंट, उसे हम कहेंगे क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज। अब ये चेंज होता क्यों है? देखो दिस चेंज इज ड्यू टू दी चेंज इन दी ओन प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। मतलब ये जो क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज है, फिर से बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के,
फैक्टर्स इफेक्टिंग हैं, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु की, एक कमोडिटी की खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के अंडर कवर किया जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा था एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, बिल्कुल इसी तरीके से ये सप्लाई के केस में बन गया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझ में आ गया। अब एक बार हम बात करेंगे चेंज इन सप्लाई की, फिर उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस को भी समझेंगे। देखो, चेंज इन सप्लाई यानी कि पूर्ति में परिवर्तन, वो था पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये है पूर्ति में परिवर्तन। तो यहां पर आपके पास क्या बता रखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। देखो, ये पूर्ति वक्र में ही खिसकाव है। उसमें तो था कि पूर्ति वक्र के साथ साथ ही हम मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट कर रहा है, खिसक रहा है, खिसकाव है। This change is due to the change in the determinants of the supply other than price। देखो, उसमें खुद का प्राइस इफेक्ट कर रहा था कमोडिटी का, लेकिन इसमें प्राइस के अलावा, खुद के प्राइस के अलावा बाकी के जो और डिटर्मिनेंट्स हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो आपको फिर से बताने की जरूरत है कि वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे फिर भी अगर मैं नाम लूं तो जैसे गोल ऑफ दी फर्म है, जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट्स में जब कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से आने वाले चेंज को हम चेंज इन सप्लाई कहेंगे, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि विस्तार और संकुचन की फॉर्म में स्टडी किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो ये हमारे पास चेंज इन सप्लाई है उसे इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई यानी कि पूर्ति में कमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जा सकता है। अब हम समझेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। अब देखिए, बहुत ही आसान, सबसे पहले तो मैं ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ही कवर करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। वैसे तो ये भी आसान है, लेकिन ये रिलेटिवली बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में देखो क्या है, आपको क्या बोला है कि वस्तु की खुद की प्राइस की वजह से ये चेंज आ रहा है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है, बढ़ना, विस्तार होना। किसका विस्तार हो रहा है, सप्लाई का। सप्लाई कब बढ़ेगी, हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा है, जब प्राइस बढ़ेगा। तो देखो, मान लो पहले प्राइस ये था और हम इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, अगर हम अपने आप को एज अ सप्लायर बात करें तो, ठीक है। तो हम यहां स्टैंड कर रहे थे, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कि यहां से प्राइस भी हाई कर दो और यहां से क्वांटिटी भी हाई हो जाएगी। तो ये एरो इधर जाएगा और ये एरो इधर जाएगा, और जो एक सप्लायर है वो इस ए पॉइंट से शिफ्ट होकर, देखो, उसी सप्लाई कर्व पर मूव हो गया ना। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। तो इसलिए वो ए पॉइंट से कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस हायर वाले बी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। देखो, डायग्राम वही है, बिल्कुल उसी तरीके की ही डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है डायग्राम में, सिर्फ मैंने पॉइंट्स इधर उधर कर दिए, एरो इधर उधर कर दिए। जो एरो यहाँ इधर की तरफ और ये वाला इधर क्वांटिटी Q1 की तरफ जा रहा था, उसे मैंने डाउनवर्ड फॉल कर दिया प्राइस को, और इनवर्ड शिफ्ट कर दिया क्वांटिटी को। जो ए पॉइंट मैंने पहले यहाँ नीचे बनाया था, वो ए पॉइंट मैंने यहाँ हायर बना दिया। और एक सप्लायर जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो ए पॉइंट से ये नीचे वाले बी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड, फिर से, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, क्योंकि सप्लाई कर्व, क्योंकि सप्लाई कर्व एक ही रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो कि
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का हो चुका है कंप्लीट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ये इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का। देखो इसको लेकर ना मैं पहले आपको 2 लाइंस बोलूंगी, फिर उसके बाद हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को समझें। देखो ये है 2 लाइंस जो मैंने आपको कहा है कि इसके केस में हम पहले ये बोलेंगे, फिर उसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे। देखो सेम प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस सेम सप्लाई, ये है इंक्रीज इन सप्लाई का सिंपल सा कंसेप्ट। देखो इसमें है क्या, हम पहले समझते हैं सेम प्राइस मोर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हम पहले यहां पर हैं, ये प्राइस है हमारा, ये वाली लाइन, इस पर हमारा जो प्राइस है इसी प्राइस पर हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। देखो प्राइस मेरा यही रहा है, इसके ऊपर मैंने लाइन नहीं बनाई ना, तो इसी प्राइस पर जब मैं यहां पर थी और इतनी कमोडिटी सप्लाई कर रही थी क्यू, इसी पर्टिकुलर प्राइस पर मैंने ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया। ए पॉइंट से कहां शिफ्ट हो गई, सी पॉइंट पर शिफ्ट हो गई, तो मेरी जो क्वांटिटी है यानी कि सप्लाई देखो क्यू से कहां शिफ्ट हो गई, Q1। अब ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि ये अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होगा, प्राइस की वजह से नहीं होगा। जैसे हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली होगी, हमने हो सकता है नई मशीनरी इंस्टॉल कर ली हो हमारी फैक्ट्री में, तो उस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हुई है तो हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं करंट प्राइस पर भी, ठीक है ना। प्रोडक्शन रख बनाकर अपने गोडाउन में या फैक्ट्री में स्टोर थोड़ी ना करके रखनी है। अगर हमने बनाकर तैयार रखी है, अच्छा प्राइस अगर मार्केट में मिल रहा है तो क्यों ना उसे सेल कर ही दिया जाए। तो इसलिए जब सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई कर दी जाएगी तो देखो जो सप्लाई कर्व यहां था वो सप्लाई कर्व अब यहां आ गया, क्योंकि वो पॉइंट अब यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम दूसरा पॉइंट समझें तो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो लेस प्राइस सेम सप्लाई। यहां देखो जब ये प्राइस P से ये P0 पर शिफ्ट हो गया, उस वक्त देखो सप्लाई उतनी ही रही है जो पहले ये Q वाली थी, लेकिन पॉइंट इस बार ये B पॉइंट बन गया। B पॉइंट बन गया ना, क्योंकि प्राइस यहां और Q यहां, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां B पॉइंट बन रहा है। तो देखो फिर से जो सप्लाई कर्व यहां था ये SS वाला, वो सप्लाई कर्व अब यहां बन रहा है। तो इसलिए फिर से ये सप्लाई कर्व नीचे की तरफ, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक और चीज इन्हें अभी याद करना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आएगा थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद, उसमें बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई किस तरफ होता है, डिक्रीज इन सप्लाई किस तरफ होता है। तो आप अगर इन डायग्राम्स को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो यहां पर क्या किया है हमने, जब हमारा सप्लाई कर्व नया बन रहा है तो ये केस है चेंज इन सप्लाई का। और ये नया क्यों बनेगा, कब बनेगा, जब सेम प्राइस पर ही ज्यादा सप्लाई की जाए या लेस प्राइस पर ही सेम सप्लाई रखी जाए, तो उस वक्त हमारा जो सप्लाई कर्व है वो नया बन जाता है। एंड दीज 2 केसेस सिग्निफाई दी इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिक्रीज इन सप्लाई की, तो देखो उसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे ये वाले एरो इधर आ रहे हैं तो उसमें एरो ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये केस भी पूरा का पूरा ऑपोजिट बन जाएगा। देखो सेम प्राइस लेस सप्लाई, सेम प्राइस लेस सप्लाई। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वन बनाओ, देखो लेस प्राइस मोर प्राइस सेम सप्लाई, ठीक है। अब देखो इस केस में सेम प्राइस लेस सप्लाई, तो देखो प्राइस पहले इतना है, इस पॉइंट पर मैं ए क्वांटिटी तक सप्लाई कर रही हूं, मतलब Q1 तक सप्लाई कर रही हूं, तो
जो सप्लाई कर्व है वो ये ए पॉइंट पर बन रहा है, इस तरह से इंटरसेक्ट करता हुआ। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है ओरिजिनल वाला पहले। अब अगर हम इसी प्राइस पर कम सप्लाई करना शुरू कर दें, हो सकता है कोई लेबर ने स्ट्राइक कर दी हो या मशीनरी खराब हो गई, कम प्रोडक्शन हुआ तो हमने कम सप्लाई की गुड्स की, तो उस केस में जो हमारी क्वांटिटी Q1 थी वो यहाँ Q1 की तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो उस केस में प्राइस यही है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो हमारा जो नया पॉइंट है वो कौन सा बनेगा, बी पॉइंट। अब वो अंदर की तरफ है, जो सप्लाई कर्व यहाँ था ए पॉइंट पे, वो सप्लाई कर्व कहाँ आ गया, अब बी पॉइंट पर आ गया। तो इसलिए ये कम हो गई हमारी सप्लाई, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें अब इसकी, प्राइस ज्यादा हो गया, मोर हो गया, लेकिन सप्लाई उतनी ही रही है। देखो लॉ ऑफ सप्लाई में हमने वैसे क्या बोला है कि जब प्राइस इंक्रीज हो सप्लाई भी इंक्रीज करता है एक सप्लायर, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। ठीक है। लेकिन जब प्राइस तो इंक्रीज हुआ लेकिन हमने सप्लाई नहीं इंक्रीज की, इसका मतलब हमारी सप्लाई कम रह गई, तो इसलिए इसको डिक्रीज इन सप्लाई के केस में कवर किया गया। तो यहाँ पर देखो प्राइस P से P1 की तरफ शिफ्ट हुआ लेकिन सेम उतनी ही क्वांटिटी हमने सप्लाई की, तो नया पॉइंट यहाँ सी पॉइंट बना। और फिर से मैं कहूंगी कि जो सप्लाई कर्व पहले एसएस ए पॉइंट पर था वो अब इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा। तो हमारा सप्लाई कर्व यहाँ ये वाले एरोज लगाकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एंड दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। इसे ये मत कहना कि ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये इंक्रीज इन सप्लाई है, नीचे की तरफ हो तो वो डिक्रीज इन सप्लाई होता है, उल्टा कंसेप्ट है। ठीक है, उल्टा कंसेप्ट है। ये इंक्रीज इन सप्लाई है और ये वाला डिक्रीज इन सप्लाई है। अब मुद्दे की बात, यहां तक हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है जिसमें क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई का मैंने आपको सारा का सारा कंसेप्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायग्रामेटिकली भी समझाया। अब देखो, अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिर्फ इस टॉपिक के बेसिस पर ही आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैंने जो सारा ये समझाया है वही आएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व होता है, लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई प्राइस, खुद के प्राइस में जो चेंज आए उसकी वजह से होता है, लेकिन जो हमारे पास ये डिक्रीज इन सप्लाई है वो डिटर्मिनेंट्स, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है उसमें आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का डायग्राम बना सकते हो और डिक्रीज इन सप्लाई में आप डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम बना सकते हो। ये तो 3 आपको पता चल गए। चौथा पॉइंट भी आप बना सकते हो जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ही एक्सटेंशन और इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये हमारा सेशन रहा जिसमें आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को और समझने को मिला, ये आपको जरूर समझ में आया होगा और काफी आसान भी लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। Thank you so much for watching and have a nice day.